नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमेरिका संग बातचीत से ईरान का सीधा इंकार। तो ईरान ने इस्लामाबाद में बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तो अमेरिकी प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है और शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हालात थोड़े शांत होने के बाद अब इस्लामाबाद में फिर से कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पहले दौर की बातचीत सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब एक बार फिर अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचने वाला है। तो व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने इस दौरे पर जाएंगे। हालांकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के जाने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और इस बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दूसरे दौर की बातचीत के पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस बातचीत में क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति को सऊदी अरब, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ हुई अपनी हाल की बातचीत के बारे में भी जानकारी दी। इन बातचीतों का मकसद युद्ध से प्रभावित इलाके में स्थायी शांति का रास्ता निकालना था। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी बातचीत के प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। तो अमेरिका संग बातचीत से साफ इंकार ईरान ने कर दिया है। इससे पहले जो एक दौर की बातचीत हुई थी वो भी सफल नहीं हो पाई थी और अब दूसरे दौर की बातचीत के लिए जब पाकिस्तान ने ईरान से संपर्क किया तो अमेरिकी बातचीत के प्रस्ताव को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो अमेरिका संग बातचीत से सीधा इंकार ईरान ने कर दिया है। बातचीत के अमेरिकी प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। अब इससे स्थितियां और गंभीर होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। लगातार जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव बरकरार है। ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उससे ये जाहिर है कि अभी फ़िलहाल ये युद्ध रुकने की कगार पर नहीं है। खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए अमित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी साहब, अमेरिका संग बातचीत के प्रस्ताव को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने बातचीत से अब साफ तौर पर इंकार कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ईरान में बातचीत की, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। कैसे देख रहे हैं? क्रेडिबिलिटी का कोई भरोसा नहीं है ना। पाकिस्तान किसी भी चीज में मध्यस्थता कर रहा है मतलब वो अपना ही फायदा देखता है। और हाल में अमेरिका को पता है कि ईरान आज परेशानी के हालत में घिरा हुआ और उसे किसी भी हाल में सरेंडर करना होगा। तो ये बातचीत ऐसे ही चलेगी जैसा मैंने पहले भी आपके दर्शकों को बताया था कि आने वाले समय में ईरान को सरेंडर करना होगा। ये उसी दिशा में बातचीत बार बार तो ईरान काम करता रहा कि मेरी बातचीत नहीं हुई। लेकिन आप ईरान पर देखिए कि जब समझौता हुआ तो ईरान ने कहा कि हमारे पास तो बैकडोर चली रही थी। तो देखिए पाकिस्तान के बीच में हो तो लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि ईरान अमेरिका के ऊपर अमेरिका वाले फिर से कोई अटैक कर रहे हो और उसकी बात तो आने वाले समय में देखेंगे ईरान पे दोबारा अटैक होगा और अमेरिका जो है वो किसी भी हाल में ईरान को सरेंडर करवा के मानेगा। लेकिन ईरान की अगर बात की जाए, अब तक जो ये मिडिल ईस्ट का संघर्ष हम देख रहे हैं उसमें ईरान की तरफ से भी किसी तरह का कोई कहा जा सकता है कि सरेंडर वाली स्थिति अभी तक देखने को नहीं मिली। अमित जी, लगातार ईरान जो है वो लगातार अमेरिका के जितनी भी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पर्दे के पीछे किस तरीके की स्थिति है वो तो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं या लगातार जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है उससे तो जाहिर है कि अभी फिलहाल ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। नहीं, देखिए संकट नहीं रुकेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 45 से 40 दिन के बाद वो सारा प्रोग्राम हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से ध्यान रखिए कि किसी भी हाल में ईरान को सरेंडर करना ही होगा, ये कंफर्म है। अब वो जितना लेट हो जितना सवेर हो और ईरान का जो न्यूक्लियर एसेट है वो अमेरिका के हाथ हो जाए उसकी कब्जा होगा, ये मान के रखिए। बस थोड़े दिनों की बात है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि यही होगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो किसी भी हाल में ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि उसको एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात,
ईरान बैकडोर डिप्लोमेसी में हमेशा से कहता है हमारी कोई बातचीत नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं, लेकिन इन दावते ईरान बात करते ही नजर आ रहा है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बिग गेम है और इसमें ऐसे ही चलेगा। और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ईरान पूरी तरीके से अमेरिका के हाथों सरेंडर करता हुआ दिखेगा। ये अब हमें ईरान के अंदरूनी हालात नहीं पता ना, आप चलिए अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अमेरिका संग बातचीत से ईरान ने सीधा इनकार कर दिया है। को बता दें कि ईरान ने इस्लामाबाद में बातचीत का अमेरिकी प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं ट्रंप का बड़ा दावा भी सामने आया। ईरानी जहाज को अमेरिका ने बीच समंदर में घेर लिया है, ऐसा बयान अमेरिका की तरफ से दिया गया है। इंजन रूम में छेद कर दिया गया है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी मालवाहक जहाज टॉस्का को रोकने के बाद अपने कब्जे में ले लिया है। इस कार्रवाई के बाद ईरान ने इसे सशस्त्र डकैती करार देते हुए अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रॉन्स ने ईरानी जहाज को रुकने की साफ चेतावनी दी थी। जब ईरानी क्रू ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और होर्मुज जलडमरू मध्य के पास लगी अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की तो अमेरिकी नौसेना ने सख्त कार्रवाई की। ट्रंप ने बताया कि जहाज को रोकने के लिए उसके इंजन रूम में सुराख कर दिया गया, जिसके बाद जहाज रुक गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि टॉस्का की लंबाई लगभग 900 फीट है और इसका वजन किसी विमान वाहक पोत के बराबर है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा कि टॉस्का अपनी पिछली अवैध गतिविधियों के कारण पहले से ही अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंधों के दायरे में है। अब ये पूरी तरह हमारे कब्जे में है और हम जांच कर रहे हैं कि इसमें क्या लदा है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग का भारत दौरा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया है। पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर उनके साथ बातचीत करनी है। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग अपनी पहली भारत यात्रा पर 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ उनकी पत्नी किम ही क्योंग भी मौजूद रही। और आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और बिजनेस लीडर्स के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत पहुंचा है। म्योंग का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी। इसमें जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, एआई, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी। इनमें जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, एआई, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में बीजेपी के नेता जुट गए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के पारंपरिक फूड का स्वाद भी चखा है। पीएम मोदी ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। बीजेपी राज्य में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस सिलसिले में राज्य में पीएम मोदी समेत पार्टी के कद्दावर नेताओं की रैलियां आयोजित की जा रही हैं। झारग्राम में जनसभा को संबोधित करने की बात पीएम मोदी ने की। हेलीपैड ग्राउंड जाते समय अचानक कॉलेज मोड़ पर वो रुके, जहां उन्होंने एक स्थानीय दुकान से झालमुरी खाई और आम लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी ने झालमुरी खाने के बाद इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया एक्स पर जारी करते हुए लिखा कि रविवार को पश्चिम बंगाल में 4 रैलियों के बीच झारग्राम में स्वादिष्ट झालमुरी खाई। अहम बात यह भी कि पीएम मोदी ने दुकान वाले को 10 रुपये भी दिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है, जिसमें बंगाल में झालमुरी खाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। एक दुकान पर अचानक से रुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुरी का आनंद लिया और उसकी तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में भी लिखा कि आज पश्चिम बंगाल में झालग्राम में झालमुरी का आनंद लिया, बेहद स्वादिष्ट झालमुरी खाने को मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुकानदार को झालमुरी के बदले 10 रुपये भी दिए। इसकी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर साझा की है। वहीं नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट
ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर को सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच में होगी। ईडी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य ने साजिश के तहत एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जा किया। इसके लिए यंग इंडियन कंपनी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी भी थी। तो नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी की ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर यह सुनवाई होगी। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। गांधी परिवार की संलिप्तता भी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आती है, इसीलिए ये मामला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाई कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। ईडी की ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर यह सुनवाई होगी। निचली अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया था, जिसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आज पेश होंगे। इस बार मामला सीबीआई के हलफनामे और उसके जवाब से जुड़ा हुआ है। हालांकि केजरीवाल हाई कोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के साथ हितों के टकराव का मुद्दा दोबारा उठाया है। उनका कहना है कि जिस जज के सामने उनका मामला चल रहा है, उनके बच्चे केंद्र सरकार के वकील हैं, इसलिए इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि सीबीआई ने केजरीवाल के इस तर्क को पूरी तरह खारिज किया है। एजेंसी का कहना है कि आरोप अनावश्यक हैं और जजों की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सीबीआई ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि अगर इस तरह की अर्जी को स्वीकार किया जाता है तो ये न्यायिक व्यवस्था के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है। उनके मुताबिक इससे भविष्य में सरकार से जुड़े मामलों में किसी भी जज के लिए सुनवाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट में आज फिर से अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। सीबीआई के हलफनामे पर जवाब दर्ज कराने के लिए वो पेश होंगे। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कई सवाल इस पूरे मामले में खड़े किए हैं। देखना होगा कि जब आज सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वहीं नोएडा हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी है। 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भड़काऊ गतिविधियों को अंजाम देने के सबूत भी पाए गए हैं। यूपी के नोएडा में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी है। नोएडा पुलिस ने हिंसा में शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा बिगुल मजदूर दस्ता के एक्टिव सदस्य हैं। हिमांशु लगातार हिंसा के मुख्य आरोपी आदित्य आनंद के संपर्क में था। हिंसा के दिन वो नोएडा में ही मौजूद था। हिमांशु और सत्यम के खिलाफ पुलिस को भड़काऊ गतिविधियों को अंजाम देने के सबूत मिले। इससे पहले पुलिस ने नोएडा हिंसा के मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी आदित्य आनंद उर्फ रस्ती को तमिलनाडु के तिरुचापल्ली रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया था। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क और साजिश के अन्य पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य आनंद ने श्रमिक प्रदर्शन को हिंसा में बदलने की साजिश रची। उसने पूरे घटनाक्रम को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। थाना फेज 2 में उसके खिलाफ पहले ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। तो नोएडा हिंसा मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भड़काऊ गतिविधियों को अंजाम देने के सबूत भी पुलिस को मिले हैं। नोएडा हिंसा में पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और उसी कड़ी में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार आरोपियों की पहचान पुलिस कर रही है और उसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। वहीं मणिपुर के इम्फाल में कोई रेंगेई अवांग अपुनबा मीरा पाइबी ने एक विशाल विरोध रैली का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने अपनी कई मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उठाई गई मुख्य मांगों में आगामी जनगणना से पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लागू करना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना, कथित नार्को आतंकवादी गतिविधियों पर सेना की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास को तत्काल रोकना शामिल था। प्रदर्शनकारियों ने उस स्थिति पर भी चिंता जताई जिसे उन्होंने प्रॉक्सी वॉर करार दिया। आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजमार्गों का इस्तेमाल नार्को आतंकवादी समूहों की तरफ से नहीं किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था बहाल करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
तो मणिपुर में सड़कों पर महिलाएं उतरती हुई नजर आई। लगातार अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रही हैं। एनआरसी लागू करने की मांग भी इन महिलाओं की तरफ से की जा रही है। तो मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और महिलाएं सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं असम की राजधानी गुवाहाटी में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई निचले इलाकों में कृत्रिम बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। विशेष रूप से हटीगांव और अनिल नगर जैसे रिहायशी इलाकों में सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ के मौजूद संकट को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। शहर में जल जमाव की इस भयावह स्थिति के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हटीगांव और अनिल नगर की सड़कों पर नाव चलने जैसी स्थिति बनी हुई है। पानी के तेज बहाव और जल भराव के बीच फंसे वाहनों और लोगों के इन दृश्यों ने स्थानीय प्रशासन के ड्रेनेज दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग इन वीडियोस को साझा कर प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। फ्लैश फ्लड और बारिश की निरंतरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज सभी स्कूलों और कॉलेजेस को बंद करने का आदेश दिया है। यह फैसला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, क्योंकि कई स्कूल परिसरों में भी पानी भरने की खबरें निकलकर सामने आई हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों और छात्रों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह भी दी है। तो भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। शहर के सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। गुवाहाटी में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर कई फीट तक जल भराव देखने को मिल रहा है। लोगों को आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार इस स्थिति की वीडियो और फोटो शेयर कर प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है और पूरा ड्रेनेज सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा हो गया है और नाव चलने जितना पानी सड़कों पर नजर आने लगा है। तो तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई है। 6 घायलों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अब तक 19 शवों की पहचान हो चुकी है। इनमें 16 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। हादसे के समय फैक्ट्री में 30 मजदूर काम कर रहे थे। रेस्क्यू के दौरान एक और विस्फोट हुआ। इसमें पुलिस, फायर और रेस्क्यू टीम के 13 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि विस्फोट फैक्ट्री के सामने वाले हिस्से में हुआ, जहां मजदूर बारूद के साथ काम कर रहे थे। प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निगरानी के लिए एक सीनियर आईएएस अधिकारी को तैनात भी किया गया है। तो बताया जा रहा है कि छुट्टी के दिन भी फैक्ट्री में काम हो रहा था। तमिलनाडु में ये पटाखा फैक्ट्री है जिसमें जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि इस धमाके में 23 लोगों की मौत की खबर है। तो छुट्टी के दिन भी यहाँ पर कर्मचारियों से काम कराया जा रहा था और अब लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और असल वजह जानने की पुरजोर कोशिश यहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि आखिर यह हादसा किन वजहों से हुआ। वहीं देश के कई हिस्सों में गर्मी का सितम जारी है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में रविवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में तापमान सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये दोनों शहर रविवार को देश के सबसे गर्म शहर रहे। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। जबलपुर में 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अप्रैल में 3 साल में पहली बार तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। राजस्थान के 18 शहरों में शनिवार को तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अगले 3 से 4 दिन राज्य में तेज गर्मी और हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में लू चलने की भी संभावना है। तो लगातार गर्मी का सितम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई राज्यों में पारा 42 डिग्री को पार कर गया है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जब तक आवश्यक ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें, लू से अपना बचाव करें और ठंडी चीज़ों का सेवन करते रहें। तो कई जगहों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और स्थितियां काफ़ी गंभीर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। गर्मी अपने पूरे शबाब पर है और लगातार गर्मी का सितम भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।